नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश खबर के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम गैस सेक्टर से जुड़ी ग्लोबल कंपनियों के सीईओज के साथ एक मीटिंग करेंगे और इस बैठक में आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी और अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी भी हिस्सा लेंगे। इस मीटिंग में किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, हम आपको बता दें कि भारत अपनी जरूरत का 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और पिछले एक साल में भारत को क्रूड इंपोर्ट पर 62.7 बिलियन डॉलर खर्च करने पड़े हैं। ऐसे में पीएम की ग्लोबल गैस कंपनियों के दिग्गजों के साथ ये मीटिंग बेहद अहम है। इस मीटिंग में कौन से और मुद्दों पर चर्चा होगी, मेरे से होगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए इस मीटिंग से क्या कुछ और निकलकर सामने आ सकता है? देखिए, ऑयल एंड गैस सेक्टर की जो ग्लोबल कंपनीज हैं उनके सीईओज के साथ प्रधानमंत्री की आज शाम एक अहम बैठक होने जा रही है। शाम 6 बजे बैठक शुरू होगी, वर्चुअल तरीके से बैठक होने जा रही है। हालांकि ये वार्षिक बैठक है। सेरा वीक के दौरान प्रधानमंत्री हर साल कंपनियों के सीईओज के साथ मिलते हैं, लेकिन इस बार की ये जो बैठक है काफ़ी अहम इसलिए है क्योंकि भारत सहित पूरी दुनिया जो है एनर्जी संकट के दौर से गुजर रही है। क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है। इसका असर डोमेस्टिक मार्केट पर हम देख सकते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमत जो है 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। लिहाजा भारत जैसे कंज्यूमर देशों को ध्यान में रखते हुए क्या प्राइसिंग मॉडल हो, इस मसले पर प्रधानमंत्री चर्चा कर सकते हैं। साथ ही साथ सरकार जो है देश की एनर्जी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश चाहती है। इसके लिए कई तरह के रिफॉर्म्स भी किए गए हैं। लिहाजा कंपनियों से अपील कर सकते हैं प्रधानमंत्री कि वो देश के ऑयल एंड गैस सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश करें। गैस बेस्ड इकोनॉमी के टारगेट की तरफ सरकार बढ़ रही है। इसको ओपन भी किया जा रहा है। लिहाजा गैस सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश हो, ये प्रधानमंत्री की प्राथमिकता होगी। साथ ही साथ सरकार जो है क्लीन एनर्जी के तौर पे ग्रीन हाइड्रोजन के लिए काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आगे बढ़ रही है। एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। लिहाजा ग्रीन हाइड्रोजन सरकार के जो कार्यक्रम है उसमें बड़े पैमाने पर निवेश हो, इसके लिए प्रधानमंत्री कंपनियों से अपील कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के साथ इस बैठक में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी शामिल होंगे। साथ ही साथ करीब 30 कंपनियों के जो सीईओज हैं इस बैठक में शामिल होंगे, जिसमें जो बड़े नाम हैं, जिसमें आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी, अदानी ग्रुप से गौतम अदानी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। साथ ही साथ टोटल एनर्जीज के सीईओ हैं, बीपी के सीईओ हैं, कुछ बड़े नाम हैं जो इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया प्रकाश प्रियदर्शी इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। एक और अहम खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। वंदे भारत प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाने की मियाद जो है वो 4 हफ्ते बढ़ा दी गई है और एल&टी, बीएचईएल समेत सीमेंस के साथ साथ 12 कंपनियों ने इस पर दिलचस्पी दिखाई है। मेरे सहयोगी समीर दीक्षित ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। समीर, 4 हफ्ते बढ़ा दी गई है अब बोली लगाने की मियाद। जी बिल्कुल, वंदे भारत ट्रेन ये बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसको लेकर के खुद पीएम मोदी ने लाल किले से इस बात का ऐलान किया था कि अगले 75 हफ्तों में देश में 75 नई वंदे भारत होंगी। और उसी दिशा में रेलवे मंत्रालय ने 28 अगस्त को 58 वंदे भारत ट्रेन बनाने को लेकर के टेंडर निकाला था और उसी दिशा में आज यानी कि 20 अक्टूबर को बिड सबमिशन की आखिरी तारीख थी। करीब 12 बड़े प्राइवेट प्लेयर हैं जिन्होंने प्री बिड मीटिंग में और इस पूरी प्रक्रिया में अपनी दिलचस्पी जताई थी, जो वंदे भारत ट्रेन बनाने को लेकर के रेलवे के साथ आगे आना चाहते थे, और जिनमें प्रमुख नाम हैं एल&टी, एल्स्टॉम, सीमेंस, टीटागढ़ वैगन्स, भेल, क्रॉम्पटन ग्रिफ, ये प्रमुख नाम हैं जो लगातार दिलचस्पी जता रहे थे। लेकिन अब जो ताजा अपडेट है वो यही है कि ये बिड सबमिशन की, बिड जमा करने की अंतिम तारीख को 4 हफ्ते के लिए रेल मंत्रालय ने बढ़ा दिया है। और सूत्र ये बता रहे हैं कि इसके पीछे प्राइवेट प्लेयर की अपील थी। प्राइवेट प्लेयर ने रेलवे मंत्रालय से इस बात की दरखास्त की थी कि उनको थोड़ा समय और चाहिए है। साथ ही जो टर्म्स एंड कंडीशन है इस पूरी टेंडर प्रक्रिया में, इसमें कुछ और अधिक क्लैरिटी चाहिए है, जिसको लेकर के रेलवे मंत्रालय ने बिड सबमिशन की आखिरी तारीख को 4 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। माना यह जा रहा है कि नवंबर 20 तारीख के आसपास अब जो है इस प्रोजेक्ट को लेकर के बिड प्राइवेट सेक्टर से मंगाई जाएंगी। ये पूरा प्रोजेक्ट 58 वंदे भारत ट्रेन बनाने का जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये करीब 6500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। और रेलवे को उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट में प्राइवेट प्लेयर के आने से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को काफी बल मिलेगा और अन्य परियोजनाओं में भी प्राइवेट सेक्टर काफी उत्साह से रेलवे के साथ आगे आ पाएंगी। जी
ठीक है, शुक्रिया समीर दीक्षित इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। तो 4 दिन अब यहाँ आगे मियाद बढ़ गई है। जो तमाम कंपनियां दिलचस्पी दिखा रही हैं बोली लगाने में, उन कंपनियों के बारे में भी समीर ने आपको बताया और जाहिर तौर पर सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। बाजार की बात कर लेते हैं तो ऊपरी स्तरों पर आज बाजार में भारी मुनाफा वसूली दिखी। निफ्टी 152 अंक तो सेंसेक्स 456 अंक गिरकर बंद हुआ। मेटल, ऑटो, पावर और रियल्टी शेयरों पर सबसे ज्यादा दबाव दिखा। मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा यहां पर ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गई है। पूजा, बताइए बाजार में कैसा रहा आज दिन भर का कारोबार और सबसे ज्यादा एक्शन आखिर कहां देखने को मिला? बाजार में लगातार दूसरे दिन मुनाफा वसूली हावी रही और निफ्टी की बात करें तो ऊपरी स्तरों से 200 अंक, वहीं सेंसेक्स ऊपरी स्तरों से करीब 650 अंक की गिरावट यहां पर देखी गई है। आज मिड कैप और स्मॉल कैप में भी भारी बिकवाली देखी गई है और यहां पर भी ऊपरी स्तरों से भारी गिरावट देखी गई आज मिड कैप में स्पेशली। इसके अलावा सरकारी बैंकों को छोड़ सभी सेक्टरल इंडेक्स आज लाल निशान में दिखाई दिए। सबसे ज़्यादा जो दबाव था वो मेटल, रियल्टी और पावर इंडाइसेस ने सबसे ज़्यादा दबाव आज बाजार पे बनाया। निफ्टी गेनर्स की अगर बात करें तो आज भारती एयरटेल था टॉप परफॉर्मर। आज की कमजोर बाजार में भी 4% तक की तेजी भारती एयरटेल में देखी गई। इसके अलावा SBI, टाटा मोटर्स, अदानी पोर्ट्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि निफ्टी में आज टॉप गेनर्स थे। निफ्टी लूजर्स की बात करें तो हिंडाल्को में आज काफ़ी ज़्यादा कमजोरी थी। टाइटन में लगातार जो गिरावट का दौर है वो आज भी जारी था। इसके अलावा BPCL और HUL में भी जो नतीजे आए अनुमान से बेहद कमज़ोर थे वॉल्यूम ग्रोथ के फ्रंट पर स्पेशली, और नेगेटिव ब्रोकरेज हाउस की भी जो रिपोर्ट्स थी वो भी कुछ नेगेटिव कमेंट्री दिखाई थी। इसके चलते आज HUL के स्टॉक में भी दबाव देखने को मिला। पावर शेयरों में आज भारी बिकवाली देखी गई और लगातार तीसरा दिन था जब पावर शेयर कमज़ोर थे। इसमें सीमेंस, अदानी पावर, PTC, टाटा पावर में आज के सेशन में कमज़ोरी देखी गई। इसके अलावा मेटल ने भी बाजार में दबाव बनाने का काम किया आज, और वेदांता और हिंडाल्को के अलावा जिंदल स्टेनलेस और सेल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर कि आज कमजोरी देखने को मिली। लेकिन इस कमजोरी के माहौल में भी सरकारी बैंकों में आज काफ़ी अच्छा रुझान था, काफ़ी अच्छी खरीदारी देखी गई है। इसमें यूनियन बैंक था आज टॉप पर, करीब 4% तक की तेज़ी यूनियन बैंक में देखी गई। इसके बाद IDBI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर कि आज ट्रेंड के विपरीत कारोबार होता हुआ दिखाई दिया और अच्छी तेज़ी आज सरकारी बैंकों में देखी गई। ठीक है, शुक्रिया पूजा इस अपडेट के लिए। और देखिए बाजार के रुख पर गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के गौतम शाह का कहना है कि बाजार में काफी तेजी आ चुकी है और बाजार में आगे कंसोलिडेशन दिख सकता है। देखिए मार्केट के बारे में बात करें तो मार्केट डेफिनेटली काफी ओवरबॉट और ओवर एक्सटेंडेड था। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। आप कोई भी टेक्निकल स्टडी ले लीजिए, चाहे वो डेली चार्ट पे हो या वीकली चार्ट पे हो, ये पता लग रहा था कि पिछले 5-7 दिनों में जिस तरह का मूव था, एक ब्लो ऑफ था, एक मैडनेस थी स्क्रीन पे, और जब वो फेज आती है तो इट जनरली लीड्स टू अ मिनी टॉप आउट। सो मेरे हिसाब से वो हुआ है। 18,600 एक इंपॉर्टेंट लेवल था जो हमारा वर्किंग टारगेट था काफी दिनों से। वो नंबर मार्केट ने कल मॉर्निंग को टेस्ट किया और वहां से एक छोटी सी रिवर्सल हमने को देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए मार्केट अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा। इट नीड्स प्राइस एंड टाइम कंसोलिडेशन। और जैसे आपने ठीक कहा कि रिजल्ट्स के रिएक्शंस अच्छे नहीं रहे क्योंकि मार्केट हैज फैक्टर्ड इन अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स। अगर आप पिछले 2 महीना में देखें तो मार्केट ने ये समझ लिया है कि अगले 2 क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे रहेंगे, और क्योंकि वो फैक्टर्ड इन थे, कुछ भी डिसअपॉइंटमेंट अगर आती है तो मार्केट उसको हैंडल नहीं कर पाता है, और उसके कारण हमने ये रिएक्शन देखा। तो मेरे हिसाब से बाजार यहाँ से ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ज्यादा नीचे भी नहीं जाएगा क्योंकि मीडियम टर्म ट्रेंड अच्छी है। नीचे में 17,240 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे 17,050। तो मेरे हिसाब से ये 2 लेवल सपोर्ट लेवल्स रहेंगे, और ऊपर की तरफ 18,600 के ऊपर जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। और देखिए एशियन पेंट्स के नतीजे हालांकि कल आने वाले हैं, लेकिन इन नतीजों को लेकर क्या कुछ अनुमान है? विनी मेरे साथ, मेरी सहयोगी ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गई हैं। विनी बताइए क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है एशियन पेंट्स के नंबर्स से? एशियन पेंट्स अपने Q2 FY22 के नंबर्स पोस्ट करने वाला है और उसमें हम लोग देख सकते हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ जो हम लोग एक्सपेक्ट करें वो है अराउंड 23.3% रेवेन्यू ग्रोथ ये टाइम एक्सपेक्ट करें, और रेवेन्यू आएगा अराउंड 6,599 क्रॉस पे। ये ET नाउ की एक्सपेक्टेशंस है। उसके अलावा प्रॉफिट ग्रोथ, बॉटम लाइन ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4% की बॉटम लाइन ग्रोथ, मार्जिन्स
ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइस, कॉस्ट इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया है, तो उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोर देन 400 बेसिस पॉइंट्स का। 19.9% पे हम लोग इबिटा मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वर्सेस 23.7% लास्ट ईयर। ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ जो इंपॉर्टेंट नंबर होता है वो एक्सपेक्टेड है अराउंड 25% वॉल्यूम ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये टाइम एशियन पेंट्स से, और ये मेनली होगा जो पेंट अप डिमांड हम लोग दिखा है, रिकवरी देख रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर में, तो उसका प्रॉक्सी सेक्टर्स जो है बेनिफिशियली वो होम डेकोर सेगमेंट, पेंट सेगमेंट्स, ये सब ऑब्वियसली बेनिफिट होते हैं इन कंपनीज को रियल एस्टेट की रिकवरी। सो इसकी वजह से हम लोग प्रॉफिट जो टॉप लाइन ग्रोथ है कंपनी की, रेवेन्यू ग्रोथ है वो 23.3% पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और फेवरेबल बेस भी है कंपनी का, मार्केट शेयर गेन भी हुई है कंपनी को, तो उसकी वजह से डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्ट करें 25% पे। रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑब्वियसली काफी हाई है कंपनी की, तो उसकी वजह से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिडक्शन जो है ग्रॉस मार्जिन और ऑपरेटिंग मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जो ऑपरेटिंग मार्जिन या इबिटा मार्जिन बोलते हैं हम लोग, वो कॉन्ट्रैक्शन थोड़ी लिमिटेड हो रही है क्योंकि कंपनी ने काफी कॉस्ट सेविंग मेजर्स लिए हैं और ऑपरेटिंग लेवरेज लिए हैं का बेनिफिट कंपनी को मिल रहा है, तो उसकी वजह से जो लिमिट होगा इबिटा मार्जिन के कॉन्ट्रैक्शन का वो अराउंड 400 बेसिस पे होगा, और 19.9% पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इबिटा मार्जिन को। उसके अलावा कमेंट्री में देखेंगे कि डिमांड ट्रेंड्स क्या है, कैसे रिकवरी हो रही है, और क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, प्लस कौन सी कॉस्ट इनपुट कॉस्ट पे क्या कमेंट्री आती है मैनेजमेंट की, वो हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, शुक्रिया अविनी इस अपडेट के लिए। और देखिए, महाराष्ट्र में 22 अक्टूबर को सिनेमाघर खुलने की खबर से मल्टीप्लेक्स कंपनियों में उत्साह है। मेरी सहयोगी आयशा फरीदी ने पीवीआर के चेयरमैन अजय बिजली से बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा आप भी सुनिए। Ajay, what a big day this is turning out to be, right? Absolutely, I mean, what better coincidence than Maison opening just at the helm of the Maharashtra theatre reopening? Yeah, it's a very happy coincidence. Yeah. First of all, Indian film industry still represents 90% of box office. So all this while, even though other states have been opened, we've only been playing either regional films or we've been playing Hollywood films. So Indian films coming from 5th of November, Suryavanshi is the big one which is getting launched, is a big boost to the industry. And this is our most experiential cinema. So coinciding the opening of Maharashtra in Mumbai, which is the heart of the cinema industry in India, with an experiential cinema, it can't get better. So I'm really excited and blessed that it's a happy coincidence. So while the plan for Maison was on your table for what, 10 years if not more? Yeah, 2003 Wow. I shook hands with the promoters, the developers, but it took some time for the property to get built. But 10 years it's been in my mind how to develop this property. Are you nervous at all? Because, metros have had a very different experience with the second wave of COVID as opposed to the occupancy levels that you're running in a state of Punjab or, in the southern parts of the country, etc. As to whether or not people are going to throng back to the theatres in a hurry. No, not because of self-fulfilling prophecy. I think I'm not nervous. I'm just excited because India is a very large country. 1.45 billion tickets got sold pre-pandemic. It's very disparate market. Some people, rightly you're saying, will stay at home. They'll take their time to come out. But there's another massive chunk of people between the age of 12 to 39 who they're not designed to be incarcerated at home. They're very keen to get out, and whatever little previews we've got, for the lack of a better word, has been fantastic. The Hollywood films people have gone to see, even this Shang-Chi came recently, which did exceedingly well. Down south movies are doing exceedingly well. Punjab movies are doing very well. So that actually gives me confidence rather than nervousness. और अब बात एविएशन कंपनियों को मिलने वाली राहत की। सूत्रों के मुताबिक फेस्टिव सीजन के बाद विमानन मंत्रालय हवाई यात्रा किराए पर लगे कैप को हटा सकता है, लेकिन इससे विमानों का किराया बढ़ जाएगा। पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी मौजूद हैं। उत्कर्ष, बताइए किस तरह की कैपिंग ये यहाँ पर होगी, जिसके बाद क्या आम आदमी को राहत मिलेगी और किस तरह से? देखिए, कैपिंग जो है वो तो इस समय है, और उसके बाद जब कैप्स हट जाएंगे तो मार्केट फोर्सेस डिफाइन करेंगे कि क्या किराया होना चाहिए। इस समय मिनिमम और मैक्सिमम दोनों जो किराए हैं
वो अनलॉक्ड हैं फेयर कैप की वजह से। लेकिन इसका एक और जो फ्लिप साइड है वो ये भी है कि जो डिस्काउंट्स होते हैं, जो सेल्स होती हैं, जो हमने 777, 888, 999 वो भी अब अभी आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको जो मिनिमम फेयर है वो कैप्ड है, तो उसको भी एक मौका मिल सकता है। तो इसकी दोनों तरफ आप देख सकते हैं, इसमें शायद किराए कम भी हो जाएं, ज़्यादा भी हो जाएं, पर ये एविएशन कंपनीज की काफ़ी समय से डिमांड रही है कि जो फेयर कैप लगाया गया था वो कोरोना के टाइम पे लगाया गया था। ये फेयर कैप तब लगाया गया था जब एकदम से एयरलाइंस खुली थी, एविएशन खुला था 2-2.5 महीने के लॉकडाउन के बाद, और लोगों को वापस अपने घर जाना था, और इसलिए एग्जॉर्बिटेंट प्राइसिंग, बहुत ज़्यादा प्राइसिंग ना हो इसलिए लगाया गया था। और अब क्योंकि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, इसी वजह से जो फेयर कैप है वो भी हटा दिया जाए। कुछ दिन पहले जो कैपेसिटी थी वो भी कोरोना से पहले के लेवल पे कर दी गई है। अब यहाँ पर जो हमारे सूत्र हमें बताते हैं कि एविएशन मिनिस्ट्री का कहना है कि एक बार ये जो फेस्टिव सीज़न है उसको निकल जाने दीजिए। देखिए, ये जो दिवाली का सीज़न है और ये जो फेस्टिव सीज़न है वो काफ़ी समय बाद एक नॉर्मल फेस्टिव सीज़न की तरह होगा, जहाँ पे करीब 2 साल बाद लोगों ने अपनी डोज ले रखी होंगी वैक्सीन की, दो कॉन्फिडेंस वापस आया, तो बहुत लोग वापस घर जाना चाहेंगे, ट्रैवल करना चाहेंगे। तो इस फेस्टिव सीज़न के बाद एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा है कि हमें कॉल लेंगे जहां पे हमें डिसाइड करेंगे कि क्या ये फेयर कैप बढ़ा दें, थोड़ा सा ब्रैकेट बढ़ा दें, या फिर इस फेयर कैप को नॉर्मल ही कर दें। और ये जो डिमांड रही है एविएशन कंपनीज की वो यही है कि वापस से, क्योंकि सब कुछ एक सामान्य स्तर पर आ चुका है, तो जो कैप भी है वो भी हटा दिया जाए और प्राइसिंग जो है वो सामान्य स्तर पर हो। जैसे मैंने कहा, ये भी पॉसिबल कि हो सकता है थोड़े प्राइसेस कम भी हो जाएँ और शायद लास्ट मिनट टिकट्स हैं वो महंगी भी हो जाए। ठीक है, शुक्रिया उत्कर्ष इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात दी है। श्रीलंका से 125 प्रतिनिधियों और बौद्ध भिक्षुओं को लेकर आई पहली फ्लाइट के साथ इसकी शुरुआत हुई। हालांकि इस एयरपोर्ट से नियमित उड़ानें 26 नवंबर 2021 से शुरू होंगी। उड़ान योजना के तहत कुशीनगर को जोड़ा गया है। कुशीनगर से अब स्पाइस जेट दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के लिए अपनी उड़ानें संचालित करेगा। कुशीनगर एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर पीएम ने कहा कि अगले 3 से 4 साल में 200 एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य है। साथ ही साथ ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर भी सरकार का फोकस है। और देखिए, 200 एयरपोर्ट्स यहां पर बनाने की बात प्रधानमंत्री ने कही। और हम आपको बता दें कि कुशीनगर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात जो है वो यहां पर दे दी गई है। और श्रीलंका से 125 प्रतिनिधियों के साथ साथ बौद्ध भिक्षुओं को लेकर पहली फ्लाइट के साथ इसकी शुरुआत की गई। तस्वीरें आप देखिए, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की शुरुआत यहां पर की गई है। हालांकि नियमित उड़ानें जो हैं वो जरूर 26 नवंबर 2021 से शुरू होंगी, लेकिन उड़ान योजना के तहत कुशीनगर को यहां पर जोड़ा गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने पीएनबी हाउसिंग को प्रेफरेंशियल शेयर मामले को वापस लेने की अनुमति दे दी है। पीएनबी हाउसिंग ने 4000 करोड़ के प्रेफरेंशियल शेयर मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। अंकुर मिश्रा मेरे साथ ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। अंकुर, सुप्रीम कोर्ट ने पीएनबी हाउसिंग के अनुरोध को मान लिया है, क्या कुछ और डिटेल्स आपके पास है? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को मंजूरी दे दी है कि वो जो प्रेफरेंशियल इशू वाला केस चल रहा था कोर्ट में उसको वापस ले सकती है। इस पर जो मार्केट रेगुलेटर से भी है उसने भी कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया है। आपको याद होगा, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने 4000 करोड़ रुपए का प्रेफरेंशियल इशू लाने की पहले योजना बनाई थी, जिसका पिछले ही हफ्ते उन्होंने ऐलान किया था कि अब वो इस डील को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे लीगल डिलेज हो गए हैं। तो उसी प्लान के मुताबिक आज कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी दी थी और उस पर सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी आ गई है। जो प्रेफरेंशियल इशू था वो कंपनी ने मई के महीने में प्लान किया था और इस पर बहुत सारी प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स ने ऑब्जेक्शंस रेज किए थे कि ये प्रेफरेंशियल इशू क्यों है, राइट्स इशू क्यों नहीं है और ये निवेशकों के हित में नहीं है। इस पर सेबी ने भी फिर एक नोटिस भेजा था कंपनी को और जिसके विरोध में कंपनी पहले सैट गई, लेकिन सैट ने एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया तो उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा। अब कंपनी को नए सिरे से पूंजी जुटाने की योजना बनानी है, जिस पर ईटी नाउ स्वदेश ने आपको बताया था कि शायद वो राइट्स इशू के बारे में फिर से विचार कर सकते हैं। तो अब देखना ये होगा कि कंपनी कितनी जल्दी नई योजना के बारे में विचार कर पाती है।
और देखिए, क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में आरोपी आर्यन खान की जमानत अर्जी एक बार फिर से खारिज हो गई है। मुंबई के स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन समेत अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को बेल देने से इनकार कर दिया है। 3 अक्टूबर को गिरफ्तार हुए आर्यन 8 अक्टूबर से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है। आर्यन की 14 दिन की न्यायिक हिरासत भी 21 अक्टूबर को खत्म हो रही है। स्वदेश खबर के इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।